Good morning, students. Yesterday we had read lesson 1 resources. I hope you have understood. Today we will read the lesson 2 land, soil, water, natural vegetation and wildlife resources. Now we start reading. In a small village in Tanzania, Africa, Mamba gets up very early in the morning to fetch water. अफ्रीका के तंजानिया नाम के एक छोटे से गांव में माम्बा सुबह पानी लाने के लिए जल्दी उठती थी. सी हैज़ टू वॉक अ लॉन्ग वे एंड रिटर्न्स फ्यू आवर्स. वो पानी के लिए बहुत लंबी दूरी पे जाती थी और कुछ घंटों में वापस लौट के आती थी. सी देन helps her mother in the house and joins her brother in taking care of their goat. उसके बाद वो अपनी माँ का घर के कामों में हाथ बटाती थी और भाई के साथ बकरियों की देखभाल में मदद करती थी. All her family own is a piece of rocky land around their small hut. उसकी पूरी फैमिली रॉकी लैंड मतलब जहाँ पे बहुत सारी रॉक्स पाई जाती है ऐसी लैंड छोटी सी लैंड में एक झोपड़ी में रहती थी. माम्बाज फादर कैन barely grow some maize and beans on it after toiling hard. माम्बा के फादर बहुत कठिन परिश्रम के बाद हार्ड वर्क के बाद कुछ अनाज उगाते थे जैसे कि मक्का और सेम etc. दिस इज़ नॉट इनफ टू फीड देयर फैमिली फॉर द होल ईयर. और ये उसकी फैमिली को पूरे साल खाने के लिए पर्याप्त नहीं था. पीटर्स लिव इन द हार्ट ऑफ द शिप रियरिंग रीजन इन न्यूजीलैंड वेयर हिज फैमिली रन्स अ वूल प्रोसेसिंग फैक्ट्री. पीटर न्यूजीलैंड के उस क्षेत्र में रहता था हार्ट ऑफ शिप रियरिंग मतलब जहाँ पे भेड़ पालन ज़्यादा होता है. तो भेड़ पालन एरिया के बीच मध्य भाग में न्यूजीलैंड के भेड़ पालन एरिया के मध्य भाग में रहता था. वेयर इज फैमिली रन्स अ वूल प्रोसेसिंग फैक्ट्री जहाँ उसकी फैमिली ऊन बनाने का कारखाना चलाती थी. एवरी डे व्हेन ही रिटर्न फ्रॉम स्कूल हर दिन जब वो स्कूल से लौट के आता था पीटर वॉच हिज अंकल टेकिंग केयर ऑफ देयर शिप. पीटर अपने अंकल को सीप की केयर करते हुए देखता था भेड़ों की केयर करते हुए देखता था. देयर सीप यार्ड इज सिचुएटेड ऑन अ वाइड ग्रासी प्लेन विद हिल्स इन द फार डिस्टेंस. उसका भेड़ पालने का जो यार्ड था बाड़ा था इस सिचुएटेड ऑन अ वाइड ग्रासी वो कहाँ पे स्थित था बहुत बड़ी जगह में जहाँ ग्रासी प्लेन मतलब घास का मैदान था. हिल्स इन द पहाड़ियों के बीच में कुछ दूरी पे. इट इज़ मैनेज्ड इन a साइंटिफिक वे यूजिंग द लेटेस्ट टेक्नोलॉजी. और वो साइंटिफिक तरीक़ों से नई टेक्नोलॉजी के साथ मैनेज किया गया था. पीटर्स फैमिली आल्सो ग्रोज वेजिटेबल्स थ्रू ऑर्गेनिक फार्मिंग. पीटर की भी फैमिली ऑर्गेनिक फार्मिंग के थ्रू वेजिटेबल्स ग्रो करती थी. माम्बा एंड पीटर स्टे इन टू डिफरेंट पार्ट ऑफ द वर्ल्ड एंड लीड वेरी डिफरेंट लाइफ्स. माम्बा और पीटर वर्ल्ड के दो अलग अलग पार्ट में रहते थे और अलग अलग लाइफ जीते थे. दिस डिफरेंस इज़ बिकॉज ऑफ द डिफरेंसेस इन द क्वालिटी ऑफ लैंड सॉइल वाटर नेचुरल वेजिटेशन एनिमल्स एंड द यूजेस ऑफ टेक्नोलॉजी. और ये डिफरेंस जो कि पाया जाता है ये लैंड की क्वालिटी में डिफरेंस सॉइल में डिफरेंस वाटर नेचुरल वेजिटेशन एनिमल और टेक्नोलॉजी के यूज़ में डिफरेंस के कारण है. द अवेलेबिलिटी ऑफ सच रिसोर्सेज इज़ द मेन रीज़न प्लेसेस डिफर फ्रॉम ईच अदर. और रिसोर्सेज की अवेलेबिलिटी अलग अलग होने के कारण वो हर क्षेत्र को अलग अलग बना देती है. लैंड इज़ एमंग द मोस्ट इम्पॉर्टेंट नेचुरल रिसोर्सेज. लैंड हमारे लिए एक मोस्ट इम्पॉर्टेंट नेचुरल रिसोर्स है. इट कवर्स ओनली अबाउट 30% ऑफ द टोटल एरिया ऑफ द अर्थ सरफेस एंड ऑल पार्ट ऑफ दिस स्मॉल परसेंटेज आर नॉट हैबिटेबल. ये अर्थ का
के टोटल एरिया का 30% पार्ट कवर करती है। ओनली 30% पार्ट पे लैंड है, और उस 30% में भी कुछ परसेंटेज ऐसा है जो कि जहाँ रहने योग्य ज़मीन नहीं है, पे लोग रह नहीं सकते। Uneven distribution of population in different part of the world mainly due to varied characteristics of land and climate। और जो हमारे वर्ल्ड में पॉपुलेशन का डिस्ट्रीब्यूशन अनइवन है, मतलब कहीं पे ज़्यादा पॉपुलेशन है और कहीं पे कम है, वो लैंड और क्लाइमेट दोनों के अलग अलग होने के कारण है। द रग्ड टोपोग्राफी, स्टीप स्लोप्स ऑफ माउंटेन्स, लो लेइंग एरियाज सस्पिटेबल टू वाटर logging, desert areas, thick forested areas are normally sparsely populated or uninhabited। दिया है द रग्ड टोपोग्राफी मीन्स ज़मीन का ख़राब होना, ऊबड़ खाबड़ होना, स्टीप स्लोप्स ऑफ माउंटेन्स में बहुत ज़्यादा ढाल होना, लो लेइंग एरिया सस्पिटेबल टू वाटर लॉगिंग, निचले क्षेत्र मतलब नीचे के क्षेत्र जहाँ पे पानी आके भर जाता है, बाढ़ ज़्यादा आ जाती है, ऐसे एरियाज़, डेजर्ट एरियाज़, थिक फॉरेस्टेड एरियाज, घने जंगलों वाले, आर नॉर्मली स्पार्सली पॉपुलेटेड और इनहेबिटेड। ऐसे एरियाज नॉर्मली मतलब वहाँ पे बहुत कम, स्पार्सली बहुत ही कम पॉपुलेशन रहती है, या फिर अनहेबिटेटेड मतलब पॉपुलेशन रहती ही नहीं है। प्लेन्स एंड रिवर्स वैलीज ऑफर सुटेबल लैंड फॉर एग्रीकल्चर। प्लेन्स और रिवर वैली के जो एरियाज़ है वहाँ की लैंड एग्रीकल्चर के लिए सुटेबल होती है। हेंस दीज आर द डेंसली पॉपुलेटेड एरियाज ऑफ द वर्ल्ड। इसलिए ये वर्ल्ड के सबसे ज़्यादा घने बसे हुए क्षेत्र होते हैं जहाँ पॉपुलेशन ज़्यादा होती है। Land use, land is used for different purpose such as agriculture, forestry, mining, building houses, roads and setting up of industries। लैंड का यूज़ हम लोग अलग अलग पर्पस के लिए करते हैं, एग्रीकल्चर, फॉरेस्ट्री, वनों के लिए, माइनिंग, खानों और खदानों के लिए, बिल्डिंग हाउसेस, घर, रोड बनाने के लिए, सेटिंग अप इंडस्ट्रीज और इंडस्ट्रीज लगाने के लिए। दिस इज़ कॉमनली टर्म्ड एज लैंड यूज़। और ये कुछ कॉमन तरीके हैं जिनसे हम लैंड को यूज़ करते हैं। कैन यू लिस्ट आउट द डिफरेंट वेज इन विच माम्बाज एंड पीटर्स फैमिली यूज़ देयर लैंड। क्या आप वो चीज़ें की लिस्ट बता सकते हैं जिससे पीटर और माम्बा की फैमिली लैंड को यूज़ कर रहे थे? तो हमने क्या पढ़ा था कि पीटर की फैमिली एक ऐसी ज़मीन में रहती थी जहाँ पे घास का अच्छा मैदान था, तो वहाँ पे वो सीप रेयरिंग एरिया था, तो ग्रास लैंड के लिए मतलब ग्रेजिंग एरियाज़ के रूप में भी लैंड का यूज़ कर रहे थे। प्लस प्रोडक्शन मतलब उन्होंने एक फैक्ट्री, एक कारखाना डाल रखा था, तो इंडस्ट्री के रूप में भी कर रहे थे, अपने रहने के लिए कर रहे थे, और वेजिटेशन के लिए भी कर रहे थे, मतलब साग सब्जियां उगाना एग्रीकल्चर के लिए कर रहे थे। ऐसे ही माम्बा की फैमिली भी थी जो कि कई सारे तरीक़ों से अपनी फैमिली को लिए लैंड का यूज़ कर रही थी। नेक्स्ट, द यूज़ ऑफ लैंड इज़ डिटरमाइंड बाय फिजिकली फैक्टर्स एज अ टोपोग्राफी, सॉइल, क्लाइमेट, मिनरल्स एंड अवेलेबिलिटी ऑफ वाटर। लैंड का यूज़ कई सारे फिजिकल फैक्टर्स पे डिपेंड करता है, जैसे कि टोपोग्राफी मतलब ज़मीन कैसी है, सॉइल, क्लाइमेट, मिनरल्स, वहाँ पे सॉइल, क्लाइमेट, वहाँ के में मिनरल्स, और अवेलेबिलिटी ऑफ वाटर की पानी कैसा पाया जाता है, कितनी अवेलेबिलिटी है वहाँ पे वाटर की। ह्यूमन फैक्टर्स सच एज पॉपुलेशन एंड टेक्नोलॉजी आर आल्सो इम्पोर्टेंट डिटर्मिनेंट्स ऑफ लैंड यूज़ पैटर्न। और कुछ ह्यूमन फैक्टर्स भी हैं जो कि लैंड के डिटर्मिनेशन के लिए, लैंड के यूज़ के लिए इफ़ेक्टेड हैं, जैसे कि पॉपुलेशन की किस लैंड पे पॉपुलेशन कैसी क्या है और वहाँ की टेक्नोलॉजी कैसी है। लैंड यूज़ इन सेलेक्टेड कंट्रीज़ दिया है ऑस्ट्रेलिया में क्रॉप लैंड मतलब जहाँ फसल उगाई जाती है 6% लैंड पे, पास्चर सिर्फ जानवरों के लिए चारा 56% लैंड यूज़ होती है, 14% में फॉरेस्ट है, और अदर यूज़ मीन्स रहना है, फैक्ट्री लगाना है या और भी एक्स्ट्रा कोई यूज़ है वो सिर्फ 24%। तो सबसे ज़्यादा चारे के लिए यूज़ होती है। ब्राज़ील में देखें तो क्रॉप लैंड फसल उगाते हैं 9% पे,
चारे के लिए 20%, फॉरेस्ट वहाँ पे वन ज़्यादा है ब्राज़ील में तो 66%, और रहने आने के लिए केवल ओनली 5%। नेक्स्ट कनाडा। ब्राज़ील हमारा अफ्रीका में है, तो अफ्रीका में डेजर्ट भी हैं और भी चीज़ें हैं, तो इस चक्कर में वहाँ पे रहने वाली जो जनसंख्या है ब्राज़ील के पास की वहाँ बहुत कम है। उसके बाद कनाडा में फसलों के लिए 5%, चारा के लिए पॉस्चर के लिए 4%, फॉरेस्ट 39, और रहने के लिए देखो अदर यूज़ फैक्ट्री है रहने के लिए तो 52% ज़्यादा लैंड यूज़ हो रही। उसके बाद चाइना 10% क्रॉपलैंड, 34% पॉस्चर, 14% फॉरेस्ट, 42% अदर यूज़, मतलब यहाँ अदर यूज़ के लिए भी ज़्यादा लैंड है। फ्रांस 35% क्रॉपलैंड, 21% पॉस्चर, 27% फॉरेस्ट, 17% अदर यूज़। इंडिया 57% क्रॉपलैंड, यहाँ फसलों के लिए अभी भी खेत ज़्यादा है, 57% यूज़ हो रहे हैं। पॉस्चर के लिए 4%, 22% फॉरेस्ट के लिए एंड 17% अदर यूज़। जापान 12% क्रॉपलैंड, 2% पॉस्चर, 67% फॉरेस्ट, 19% अदर यूज़। रसिया 8% क्रॉपलैंड, पॉस्चर 5%, फॉरेस्ट 44%, अदर यूज़ 44%। यूके 29% क्रॉपलैंड, पॉस्चर 46, फॉरेस्ट 10 और अदर यूज़ 16। यूएसए 21 क्रॉपलैंड, 26 पॉस्चर, फॉरेस्ट 32 और 21 अदर यूज़। तो पूरे वर्ल्ड की लैंड का दिया है परसेंटेज। 11% क्रॉपलैंड के लिए, ये हमारा एवरेज निकाल के लिखा गया है, 11, 26, 31 एंड 32 दिया है। स्टडी द अबव टेबल एंड आंसर द फॉलोइंग। नेम द कंट्रीज हैविंग द हाईएस्ट परसेंटेज ऑफ लैंड अंडर क्रॉपलैंड, फॉरेस्ट, पास्चर एंड अदर यूज़। तो क्रॉपलैंड का हाईएस्ट परसेंट जो है वो इंडिया का है, फॉरेस्ट का हाईएस्ट परसेंट जो है वो जापान में है, पास्चर का हाईएस्ट परसेंट ऑस्ट्रेलिया में है, अदर यूज़ का हाईएस्ट परसेंट कनाडा में है। How would you relate the land use pattern of these countries with the probable economic activities? आप किस तरीके से इन देशों की लैंड यूज़ के तरीक़ों को और इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ में रिलेशन इस्टेब्लिश करेंगे। Land can also be divided on the basis of private land and community land. लैंड को हम दो तरीके से डिवाइड कर सकते हैं, प्राइवेट लैंड और कम्युनिटी लैंड। प्राइवेट लैंड इज़ ओन्ड बाय इंडिविजुअल वेयर एज कम्युनिटी लैंड इज़ ओन्ड बाय द कम्युनिटी फॉर कॉमन यूज़ लाइक कलेक्शन ऑफ फूड, फ्रूट्स, नट्स एंड मेडिकल हर्ब्स। प्राइवेट लैंड पे को की जो ओनरशिप होती है वो किसी एक इंडिविजुअल की होती है, मतलब कहते हैं प्राइवेट है, ये हमारी प्राइवेट है, हमारी पर्सनल है। और जो कम्युनिटी लैंड होती है जिस पे पूरे समुदाय का हक हो वो कॉमन यूज़ के लिए होती है, जैसे कलेक्शन ऑफ फूड, चारा आरा के लिए बना दी गई, जिसमें बहुत सारे लोगों का हक है, फ्रूट्स, नट्स और मेडिकल हर्ब्स जैसी चीज़ों को कलेक्ट करने के लिए। दिस कम्युनिटी लैंड्स आर आल्सो कॉल्ड कॉमन प्रॉपर्टी रिसोर्स, इनको कॉमन प्रॉपर्टी रिसोर्स भी कहते हैं। पीपल एंड देयर डिमांड्स आर एवर ग्रोइंग बट द अवेलेबिलिटी ऑफ लैंड इज़ लिमिटेड। पीपल और उसकी डिमांड दिन पे दिन बढ़ती जा रही है, लेकिन लैंड की जो है वो लिमिटेड ही है, क्योंकि लैंड की क्वांटिटी तो बढ़ नहीं रही है कि डिमांड के साथ साथ हमारी अर्थ की लैंड भी बढ़ती जा रही हो, ऐसा तो है नहीं। तो लैंड जब नहीं बढ़ रही वो क्या है, फिक्स है, लिमिटेड है। द क्वालिटी ऑफ लैंड आल्सो डिफर फ्रॉम प्लेस टू प्लेस, और क्वालिटी जो है वो लैंड की वो अलग अलग प्लेस पे अलग अलग है। पीपल स्टार्टेड इंक्रोचिंग द कॉमन लैंड्स टू बिल्ड अप कॉमर्शियल एरियाज, हाउसिंग कॉम्प्लेक्स इन द अर्बन एरियाज एंड एक्सपेंड द एग्रीकल्चर लैंड इन द रूरल एरियाज। लोग जगह जगह पे कॉमर्शियल एरियाज़ में अपने बिजनेस को बनाने के लिए और रूरल एरियाज़ में हाउस बनाने के लिए, रूरल एरियाज़ में एग्रीकल्चर के लिए, अर्बन एरियाज़ में हाउस बनाने के लिए अपनी लैंड पे ज़बरदस्ती तरीके से कब्जा करना शुरू
कर देते हैं। टुडे द वास्ट चेंज इन द लैंड यूज पैटर्न आल्सो रिफ्लेक्ट द कल्चरल चेंज इन आवर सोसाइटी। आज के टाइम पे लैंड के यूज़ में जो बहुत बड़ा बदलाव आ रहा है उसने हमारी सोसाइटी के कल्चर को भी इफ़ेक्टेड किया है, उसको भी चेंज किया है। लैंड डिग्रेडेशन, लैंडस्लाइड्स, सॉइल इरोजन, डेजर्टिफिकेशन आर द मेजर थ्रेट टू द एनवायरनमेंट बिकॉज ऑफ एक्सपेंशन ऑफ एग्रीकल्चर एंड कंस्ट्रक्शन एक्टिविटीज़। लैंड डिग्रेडेशन मतलब कि लैंड का गिरना, जैसे पहाड़ों और पर्वतों से बहुत बड़े बड़ी चट्टानों के टुकड़े गिरते हैं, पानी भूस्खलन जिसे बोलते हैं। तो लैंड डिग्रेडेशन, लैंडस्लाइड्स भी वही चीज़ है, मिट्टी का और चट्टानों का खिसकना, एक जगह से दूसरी जगह खिसक जाना। सॉइल इरोजन मतलब लेयर जो है ऊपर की वो एक जगह से दूसरी जगह पानी और एयर के थ्रू एक जगह से दूसरी जगह बह के चले जाना। डेजर्टिफिकेशन, बंजर हो जाए ज़मीन, उसकी फर्टिलिटी ख़त्म हो जाए, आर द मेजर थ्रेट टू एनवायरनमेंट। ये एनवायरनमेंट को बहुत ज़्यादा अफेक्टेड करते हैं, ख़राब करते हैं या एनवायरनमेंट के लिए ख़तरा बन जाते हैं बिकॉज ऑफ एक्सपेंशन ऑफ एग्रीकल्चर एंड कंस्ट्रक्शन एक्टिविटीज़। और ये सब होता क्यों है? लोगों की एग्रीकल्चर एक्टिविटीज़ के कारण और कंस्ट्रक्शन एक्टिविटीज़ के कारण। वो लोग अपने अकॉर्डिंग ज़मीन को यूज़ करना चाहते हैं, अपने अकॉर्डिंग कंस्ट्रक्शन करने लगते हैं, फैक्ट्रीज़ का, बिल्डिंग्स का, और एग्रीकल्चर में भी अपने अकॉर्डिंग केमिकल्स और बहुत सारी चीज़ें यूज़ करते हैं जिससे कि उसकी जो फर्टिलिटी है और काफ़ी चीज़ें ख़राब होती चली जाती हैं। Conservation of land resource, growing population and their ever growing demand has led to a large scale destruction of forest cover and arable land and has created a fear of losing this natural resource। बढ़ती जनसंख्या और उसकी बढ़ती हुई डिमांडों से फॉरेस्ट लैंड और एरेबल लैंड मीन्स कृषि वाली, एग्रीकल्चर वाली जो लैंड है क्रिएट वो बहुत बड़े तरीके से डिस्ट्रक्ट हो रही है, ख़राब हो रही है। और साथ ही में इससे नेचुरल रिसोर्स के ख़त्म हो जाने का भी डर बना हुआ है। Therefore, the present rate of degradation of land resource must be checked। और इस टाइम पे हमें प्रेजेंट में लैंड डिग्रेडेशन, लैंड के ख़राब होने का जो परसेंटेज है उसको चेक करना चाहिए और रोकना चाहिए। अफॉरेस्टेशन, लैंड रिक्लेमेशन, रेगुलेटेड use of chemical pesticide and fertilizer and check on overgrazing are some of the common method used to conserve land। एफॉरेस्टेशन मतलब वन लगा के, पेड़ पौधे ज़्यादा लगा के, लैंड रिक्लेमेशन ज़मीन में सुधार करके, रेगुलेट यूज़ टू केमिकल पेस्टिसाइड, और जो हम लोग पेस्टिसाइड कीटनाशी केमिकल्स यूज़ करते हैं उन पे नियंत्रण करके, एंड फर्टिलाइजर्स जो केमिकल फर्टिलाइजर्स यूज़ करते हैं, एंड चेक ओवर ग्रेजिंग और जो ज़रूरत से ज़्यादा चर लेते हैं जानवर उस पर भी ध्यान दे के कि ज़मीन में ग्रेजिंग कितनी हो रही है। सम ऑफ द कॉमन मेथड, ये कुछ मेथड है जिनसे हम अपनी लैंड को कंजर्व कर सकते हैं। दी है लैंडस्लाइड। लैंडस्लाइड क्या है? लैंडस्लाइड आर सिंपली डिफाइंड एज द मास मूवमेंट ऑफ रॉक, डेब्रिस और अर्थ डाउन अ स्लोप। लैंडस्लाइड को हम लोग सिंपली कह सकते हैं कि जब एक बहुत बड़ी सी रॉक एक जगह से दूसरी जगह खिसक जाती है, ढाल से नीचे गिर जाती है, ये अर्थ डाउन अ स्लोप पर ढाल से नीचे गिर जाती है, और डेब्रिस या उसका मलबा निकल आता है, मलबा बन जाती है, तो उसे लैंडस्लाइड कहते हैं। मलबा मतलब जो हमारे यूज़ की ना रह जाए, बेकार हो जाए। दे ऑफन टेक प्लेस इन कंस्ट्रक्शन विद अर्थक्वेक्स, फ्लड्स एंड वॉल्केनोज। अक्सर ये घटना जो होती है लैंडस्लाइड की वो अर्थक्वेक, फ्लड और वॉल्केनोज के इफेक्ट से होती है। अ प्रोलॉन्ग्ड स्पेल ऑफ रेनफॉल कैन कॉज हैवी लैंडस्लाइड दैट कैन ब्लॉक द फ्लो ऑफ रिवर फॉर क्वाइट सम टाइम।
काफ़ी लंबे समय से बारिश अगर हो रही है तो वो भी लैंडस्लाइड का एक कारण बन सकती है, जिससे कि कभी कभी बहुत बड़ी चट्टानों के टुकड़े गिरते हैं आके और वो नदियों के बहने का रास्ता भी कुछ समय के लिए जाम कर देते हैं। द फॉर्मेशन ऑफ रिवर ब्लॉक्स कैन कॉज हैवोक द सेटलमेंट्स डाउन स्ट्रीम ऑन इट्स बर्स्टिंग। और जब नदियों का रास्ता जाम हो जाएगा तो नदियाँ तो निरंतर बह रही हैं, तो पानी उनका क्या होगा, हैवी तरीके से, बहुत ज़्यादा तरीके से जो सेटलमेंट्स एरिया हैं जहाँ पे लोग रह रहे हैं, ऐसे एरियाज़ में निचले इलाकों में जाके भर जाता है और बहुत बड़े विनाश का कारण बनता है। In the hilly terrain, landslide have been a major and widely spread natural disaster that often strike life and property and occupy a position of major concern. Hilly टेरेन लैंडस्लाइड, जो पहाड़ी एरिया में टेरेन ज़मीन खिसक जाती है, लैंडस्लाइड हो जाती है, हैव बीन अ मेजर एंड वाइडली स्प्रेड नेचुरल डिजास्टर, ये बहुत बड़े तरीके पे नेचुरल डिजास्टर का कारण बनती है, जो कि लाइफ, ह्यूमन लाइफ और प्रॉपर्टी दोनों को स्ट्राइक मीन्स चोट पहुंचाती है एंड ऑक्यूपाई ए पोजीशन ऑफ मेजर कंसर्न, और ये एक बहुत बड़ी चिंता का कारण है। अ केस स्टडी, एक केस है, यह है अ मैसिव लैंडस्लाइड हिट पंजी विलेज नियर रोहतांग पीओ इन किन्नौर डिस्ट्रिक्ट ऑफ हिमाचल प्रदेश and damaged a 200-meter stretch of old Hindustan Tibet Road National Highway 22। हिमाचल प्रदेश के किन्नौर ज़िले के रेकोंग पीओ के निकट एक पंजी विलेज है जहाँ पे बहुत बड़ी लैंडस्लाइड हुई थी, उस जिसके कारण से नेशनल हाईवे 22 जो कि ओल्ड हिंदुस्तान तिब्बत रोड का 200 मीटर पार्ट डिस्ट्रॉय हो गया था, नष्ट हो गया था, डैमेज हो गया था। दिस लैंडस्लाइड वाज ट्रिगर्ड बाय इंटेंस ब्लास्टिंग एट पंजी विलेज। ये जो लैंडस्लाइड हुई थी ये पंजी विलेज में बहुत ज़्यादा बड़े विस्फोट ब्लास्ट के कारण हुई थी। पंजी विलेज में कोई ब्लास्ट हुआ होगा जिसके कारण से भी लैंड क्या हो गई थी, खिसक गई थी, एक जगह से रॉक्स इधर उधर हो गई थी। ड्यू टू द ब्लास्टिंग दिस वीक जोन ऑफ स्लोप कोलाप्स्ड एंड कॉज्ड इंटेंस डैमेज टू द रोड एंड नियर बाई विलेज। और इस ब्लास्ट के कारण वहाँ का जो एरिया था वो बहुत ज़्यादा कमज़ोर होकर नीचे आ गया था। लैंडस्लाइड के जो एरिया थे, पहाड़ी ढाल थे, वो कमज़ोर होकर नीचे गिर गए थे, जिससे रोड्स और विलेज के आसपास के भी जो एरियाज़ थे उनको भी बहुत ज़्यादा नुकसान हुआ था, डैमेज हुए थे। द पंजी विलेज वॉज कम्प्लीटली वैकेटेड टू अवॉइड एनी पॉसिबल लॉस ऑफ लाइफ। और लाइफ को इससे कोई भी लॉस ना हो, ह्यूमन लाइफ को, एनिमल्स को, इसलिए पंजी विलेज को पूरी तरीके से उस टाइम वहाँ पे खाली करा दिया गया था। मिटिगेशन मैकेनिज़्म मतलब मशीनीकरण जो है आजकल का, उसको उसमें कमी करने के लिए, उसके यूज़ को या मिटिगेशन को कम करने के लिए हम लोग क्या कर सकते हैं। एडवांसमेंट इन साइंटिफिक टेक्निक हैज़ एम्पावर्ड अस टू अंडरस्टैंड व्हाट फैक्टर्स कॉज लैंडस्लाइड एंड हाउ टू मैनेज देम। आज जो साइंस की एडवांस टेक्निक हैं उसने हमें इतनी पावर दे रखी है जिससे कि हम लैंडस्लाइड से होने वाले, लैंडस्लाइड के किन कारणों से होती, किन फैक्टर्स के कारण होती है, हम ये समझ सकें एंड हाउ टू मैनेज देम, और उसको किस तरह मैनेज किया जा सकता है ये जान सकें, सीख सकें। सम ब्रॉड मिटिगेशन टेक्निक ऑफ लैंडस्लाइड आर एज फॉलो। यहाँ पे ऐसी लैंडस्लाइड को रोकने की कुछ टेक्निक्स दी गई हैं। हैज़र्ड मैपिंग लोकेटेड एरियाज़ प्रोन टू लैंडस्लाइड। हम लोग मैप बना के उन एरियाज़ को, लैंडस्लाइड प्रोन एरियाज़ को, मतलब जहाँ पे ज़्यादा लैंडस्लाइड होती है ऐसे एरियाज़ को लोकेट कर सकते हैं। हेंस सच एरियाज़ कैन बी अवॉइडेड फॉर बिल्डिंग सेटलमेंट, जिससे कि उन एरियाज़ में बिल्डिंग सेटलमेंट्स को रोका जा सके। कंस्ट्रक्शन ऑफ रेंटेंशन वॉल टू स्टॉप लैंड फ्रॉम स्लीपिंग
ऐसी वॉल्स बना के, रेटेंशन वॉल मतलब जिससे कि रोक वाली वॉल्स बना के, जिससे लैंडस्लाइड को खिसकने से रोक सकें, लैंड को खिसकने से रोक सकें। इंक्रीज इन द वेजिटेशन कवर्स इज़ एन इफेक्टिव वे टू अरेस्ट लैंडस्लाइड। हम लोग लैंड को रोकने के लिए सबसे अच्छा जो मेथड है वो यूज़ कर सकते हैं कि वेजिटेशन कर दें, मतलब पेड़ पौधों की जड़ें ज़मीन को पकड़ के रखती हैं, तो वेजिटेशन करके हम लोग लैंडस्लाइड को रोक सकते हैं। द सरफेस ड्रेनेज कंट्रोल वर्क आर implemented to control the movement of landslide along with rainwater and spring flows। द सरफेस ड्रेनेज जो सरफेस बह जाती है उसको रोकने के साथ साथ हम लोग रेन वाटर और झरनों के साथ साथ भी जो लैंड बहती है उसको कंट्रोल करने के लिए भी हमारे पास बहुत सारे तरीके इम्प्लीमेंट कर सकते हैं। नेक्स्ट दिया है सॉइल। द थिन लेयर ऑफ ग्रेनी सब्सटेंस कवरिंग द सरफेस ऑफ द अर्थ इज कॉल्ड सॉइल। जो अर्थ की सरफेस पे ग्रेनी दानेदार पतली लेयर होती है वो सॉइल कहलाती है। इट इज़ क्लोजली लिंक्ड टू लैंड फॉर्म्स डिटरमाइन द टाइप्स ऑफ सॉइल। इट इज़ क्लोजली लिंक टू लैंड, ये लैंड से बहुत अच्छे तरीके से जुड़ी होती है। लैंड फॉर्म्स डिटरमाइन द टाइप ऑफ सॉइल, और लैंड फॉर्म्स में लैंड के टाइप्स को डिटरमाइन किया गया है। लैंड किस टाइप की है, इससे हम लैंड सॉइल की टाइप्स को डिटरमाइन कर सकते हैं। लैंड इज़ मेड अप द ऑर्गेनिक मैटर, मिनरल्स एंड वेदर रॉक्स फाउंड ऑन द अर्थ। सॉइल इज़ मेड अप ऑर्गेनिक मैटर। सॉइल जो है वो ऑर्गेनिक मैटर, मिनरल्स, वेदर रॉक्स जो अर्थ पे पाई जाती हैं उनसे मिलके बनती है। दिस हैपन्स थ्रू द प्रोसेस ऑफ वेदरिंग, और ये प्रोसेस वेदरिंग कहलाता है। दिस हैपन्स थ्रू the process of weathering. The right mix of minerals and organic matter make the soil fertile। और minerals और organic matter का एक निश्चित अनुपात, एक सही मात्रा में मिक्सचर सॉइल को फर्टाइल बनाता है। सी दिस पिक्चर दिया है टॉप सॉइल विद ह्यूमस एंड वेजिटेशन। जो सबसे ऊपर की लेयर होती है उसमें ह्यूमस होता है और वो वेजिटेशन के लिए अच्छी होती है। सब सॉइल विद सैंड, सिल्ट एंड क्ले, और जो उसके नीचे की लेयर होती है उसमें सैंड, सिल्ट, क्ले इस टाइप का मिक्सचर होता है, उसको सब सॉइल बोलते हैं। उतनी फर्टाइल नहीं होती जितनी सबसे ऊपर की लेयर होती है। थर्ड लेयर दी है वेदर्ड रॉक मटेरियल। यहाँ पे सिर्फ चट्टानें पाई जाती हैं। सबसे नीचे की है पेरेंट रॉक, सबसे नीचे होती है पेरेंट रॉक। साइड में दी है ग्लॉसरी। वेदरिंग, वेदरिंग मीन्स क्या होता है, द ब्रेकिंग अप एंड डिके ऑफ एक्सपोज्ड रॉक्स बाय टेम्परेचर चेंज, फ्रॉस्ट, ऑक्सन, प्लांट, एनिमल एंड मैन। टेम्परेचर में चेंज होने के कारण, कोहरे के कारण, फ्रॉस्ट, एक्शन मतलब कोहरे, तुषार के कारण, प्लांट्स एंड एनिमल और मैन की एक्टिविटीज़ के कारण जो रॉक्स एक्सपोज हो जाती हैं, टूट जाती हैं, डिस्ट्रॉय हो जाती हैं, यही जो प्रोसेस है वो क्या कहलाता है, वेदरिंग कहलाता है। डू यू नो इट टेक्स हंड्रेड्स ऑफ ईयर टू मेक जस्ट 1 सेंटीमीटर ऑफ सॉइल। 1 सेंटीमीटर सॉइल बनने के लिए, मतलब 1 सेंटीमीटर की मोटाई की लेयर बनने के लिए सैकड़ों साल लग जाते हैं। फैक्टर्स ऑफ सॉइल, सॉइल के फैक्टर्स क्या क्या हैं। द मेजर फैक्टर ऑफ सॉइल फॉर्मेशन आर द नेचर ऑफ द पेरेंट रॉक एंड क्लाइमेट फैक्टर। सॉइल के फॉर्मेशन के लिए जो मेन फैक्टर्स हैं वो पेरेंट रॉक और क्लाइमेटिक फैक्टर पर डिपेंड करते हैं। अदर फैक्टर्स आर द टोपोग्राफी, रोल ऑफ द ऑर्गेनिक मटेरियल एंड टाइम टेकन फॉर द कंपोजिशन ऑफ सॉइल फॉर्मेशन। और जो दूसरे फैक्टर्स हैं वो टोपोग्राफी मतलब लैंड वहाँ की कैसी है, ज़मीन कैसी है, रोल ऑफ ऑर्गेनिक मटेरियल जैविक चीज़ों के ऑर्गेनिक मटेरियल का रोल कैसा है, टाइम टेकन फॉर द कंपोजिशन ऑफ सॉइल फॉर्मेशन और सॉइल फॉर्मेशन में कितना टाइम लगा है, ये सारी चीज़ें हैं। ऑल दिस डिफर फ्रॉम प्लेस टू प्लेस, और ये सारी चीज़ें अलग अलग प्लेस पे अलग अलग होती हैं।
एक इमेज दी है रॉक, पेरेंट रॉक का मतलब जो मेन चट्टान होती है, उसका डिटरमाइन कलर्स, टेक्सचर, वो उसका कलर कैसा है, उसका टेक्सचर कैसा है, कैसे मतलब किस तरीके से वो बनी है, केमिकल प्रॉपर्टीज़, मिनरल कांस्टेंट एंड परमेबिलिटी, क्लाइमेट, टेम्परेचर, रेनफॉल, इन्फ्लुएंस, रेट ऑफ वेदरिंग एंड ह्यूमस, relief, altitude and slope determine accumulation of soil. Flora and fauna and microorganisms affect the rate of humus formation. Time determines थिकनेस ऑफ सॉइल प्रोफाइल. टाइम मतलब कितने टाइम में कितनी मोटाई की सॉइल बन रही है, कितनी मोटी लेयर बन के तैयार हो रही है. Thank you class. The remaining part of the chapter we read in the next video.